हम लोग बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। आज हमने शुरू किया था, तो यहाँ पे हमने बताया था भारत और जापान की एक संयुक्त कार्यवाही समूह की बैठक हुई है। ठीक है, ये 6 नंबर की बैठक थी जो कि भारत और जापान को लेकर हुई है। अब मुख्यतः किस पर बात हुआ है, तो आतंकवाद को लेकर। ठीक है, ठीक है, आतंकवाद को लेकर बैठक हुआ है। और भारत जापान संयुक्त कार्यवाही समूह की बैठक जो है 6वीं नंबर की बैठक कहाँ पे हुई थी, आपको ध्यान में रखना। कहाँ पे बैठक संपन्न हुई है, तो नई दिल्ली में बैठक संपन्न हुई है। कहाँ पे हुई है, तो नई दिल्ली में ये बैठक जो थी संपन्न हुई है। ठीक है, भारत और जापान की बात करेंगे तो में भारत और जापान में आतंकवाद निरोध को सशक्त करने के साथ ही, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र एफएटीएफ, ठीक है, एफएटीएफ क्या होता है, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, जो कि मतलब मुख्यतः वैसे फंड को मतलब कंट्रोल करने का काम करती है जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, फंड किए जा रहे हैं। मतलब आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए फंड किए जाते हैं, उसको एफएटीएफ काउंटर करती है। ठीक है, साथ में क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंच था, इन पर भी मतलब क्या हुआ, बात हुआ। और इसके लेकर आप देखोगे 6वीं बैठक तो भारत में हो गया नई दिल्ली में, और 7वीं बैठक जो होगी इन्हीं सब मुद्दे को लेकर, वो बैठक कहाँ पे होगी, तो क्या बताएंगे, टोक्यो जापान में होगी। ठीक है, ध्यान में रखना कहाँ पे बैठक होगी, कि टोक्यो जापान में बैठक हो गई। ठीक है, तो छठा भारत के नई दिल्ली में हुआ, और 7वां जो होगा टोक्यो जापान में होगा। भारत और कतर के संयुक्त कार्यबल की बात करेंगे तो एक बैठक हुई है, कहाँ पे होती है, तो नई दिल्ली में होती है। ठीक है, भारत एवं कतर के मध्य निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना और निवेश के अवसरों को मतलब तलाशना था। इस बैठक का लक्ष्य त्वरित विकास एवं सहयोग की नई संभावना। आवाज साउंड चली चला। गई। चलो साउंड। हेलो, हाँ चलो साउंड साउंड। चला गया था बीच में, नेटवर्क चला गया था। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं जो खाड़ी देश जो है वो इन चीजों को लेके थोड़ा बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, स्पेशली ऑयल को लेके, क्योंकि उनकी जो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तेल के ऊपर निर्भर है। तो अपने आप को चाहते ग्रीन एनर्जी में लाना चाहते हैं। तो ऊर्जा को लेकर बात हुई, न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर बात हुई। ठीक है, नवाचार को लेकर बात हुई, तो इन सारे चीजों को लेकर बात हुई है। ठीक है, भारत और किसके बीच में, कतर के बीच में। भारत। ठीक है, और कतर की राजधानी मैंने कहा बताया, दोहा बताया था। ठीक है, 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक केरल के कोच्चि में संपन्न हुआ है। ठीक है, अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक कहाँ पे हुआ, तो ध्यान में रखेंगे केरल के कोच्चि में। इसको एटीसीएम कहते हैं। ठीक है, तो एटीसीएम 46 की बात करेंगे तो भारत के केरल में हुआ है। तो भारत में 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक की बात करेंगे एवं पर्यावरणीय सुरक्षा समिति की 26वीं बैठक की बात करेंगे तो सीईपी 26, एटी एटीसीएम की बात करेंगे 46 कहाँ पे हुआ, केरल के कोच्चि में संपन्न हुआ है। ठीक है, अब अंटार्कटिका के बारे में पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंटार्कटिका संधि के बारे में हम लोग जानेंगे, यहाँ से प्रश्न भी आते रहे। नेशनल सेंटर फॉर नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च की ये परियोजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक भाग है। ये भारत का जो अंटार्कटिका मिशन जो भेजा जाता है वो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, भारत ने अपना पहला अंटार्कटिका मिशन भी भेज दिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। मेंस के प्रश्न भी मैंने आपको इस पे लिखवा रखा है। ठीक है, तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च की परियोजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक भाग है। वैश्विक पर्यावरणीय चर्चा और वैज्ञानिक सहयोग को प्रोत्साहित करने के भारत के लक्ष्य को पूरा करने की परियोजना सहायक भी सिद्ध होगी। अब अंटार्कटिका के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अंटार्कटिका की संधि कब साइन की गई, तो क्या बताएंगे, तो 1959 में। ठीक है, अंटार्कटिका संधि साइन की गई थी। ठीक है, कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे उस समय, तो 12 देशों ने। ठीक है, कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे, तो 12 देशों ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और 1959 में अंटार्कटिका संधि साइन होती है, लेकिन लागू कब से होती है, तो क्या बताएंगे, तो 1961 से लागू होती है। ठीक है, अब इस संधि में क्या क्या चीजें निकल कर आती है। ठीक है, ध्यान में रखना, 3-4 चीजें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले 1959 में संधि हुई, 1961 से लागू होता है। ठीक है, जिस समय संधि होती है उसमें 12 देशों ने हस्ताक्षर किया। अभी वर्तमान में इस संधि में कितने हैं, 56 देश है। ठीक है, भारत इसका कब शामिल हुआ था, 1983 में भारत शामिल हुआ। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, अंटार्कटिका संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंटार्कटिका संधि 1959 में 12 देशों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। ये संधि की बात करेंगे 1960 से प्रभावी हुई। भारत इसका सदस्य है
और भारत 1984 में इसका सदस्य बना। ठीक है, वर्तमान में इसमें 70 देश है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो सारे फैक्ट आपके क्लियर होने चाहिए। वर्तमान में कितने देश है? 56 देश। 56 देश हैं। 56 देश है। ठीक है, भारत इसका कब शामिल हुआ? 1983 जब वर्ल्ड मैंने कप इससे जीता। पहले ना सारे ऑप्शन गलत बोले हैं। ठीक है, यहाँ पे 94 बोला था, 56 की जगह पे 70 बोला था। ठीक है, ध्यान में रखना है। और उसके बाद मैंने क्या गलत बोला था? हाँ, यहाँ पे 1960 बोला था, जबकि लागू कब से होता है? तो 1960 से लागू होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना। उसके बाद अगर बात करें अंटार्कटिका में होता क्या है, तो ये संधि के तहत अगर बात करें, वार्षिक अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक में सलाहकारी दल शासन, वैज्ञानिक शोध एवं पर्यावरणीय प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श होते हैं। ठीक है, अनक्लेम्ड लैंड है, किसी ने क्लेम नहीं किया, कोई भी देश इसको क्लेम कर भी नहीं सकती है। ठीक है, तो इसी के लिए संधि, इस भूमि का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? तो वैज्ञानिक शोध के लिए, रिसर्च के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना। पराग्वे की बात करेंगे, कुछ दिन पहले नेपाल बना था। नेपाल 101 नंबर बना है क्या? 151। इसमें भी कुछ है ना, इसमें 2-3 तरह का इसमें 99 देश बनता स्पेन है। है ना। हाँ ठीक है, तो ध्यान रखें, पराग्वे की बात करेंगे तो इंटरनेशनल सोलर एजेंसी के 100वां सदस्य देश बन गया है। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर एजेंसी की बात करेंगे तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके विचार भारत और किस देश के द्वारा इसका विचार रखा गया था, तो क्या बताएंगे? फ्रांस के द्वारा। और कब रखा गया तो क्या बताएंगे? तो COP 21 में। ठीक है, COP 21 में। ठीक है, ध्यान रखना, COP 21 2015 में हुआ था, इसको आपको ध्यान में रखना। पेरिस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पेरिस में हुआ था। ठीक है, तो मोदी जी और मैक्रोन का मतलब काफी है दूरदर्श। मैक्रोन था, कौन था उस समय? 2 बार बना। मैक्रोन नहीं था, दूसरा रहा होगा। ठीक है, जो भी रहा होगा। ठीक है, फ्रांस और भारत की ये संयुक्त देन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सह संस्थापक भारत एवं फ्रांस थे। 2015 के दौरान पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस, सीओपी कहते हैं, सीओपी का मतलब था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। ठीक है, उसका 21वां था सम्मेलन का लक्ष्य ऊर्जा के विश्वव्यापी उपयोग को प्रोत्साहित देना है। परिणाम स्वरूप भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो कहाँ है? तो ध्यान में रखना है, इसकी मुख्यालय की बात करें तो गुरुग्राम में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। और अजय माथुर की बात करेंगे तो बहुत दिन तक इसके हेड थे, अभी भी आई थिंक वही होंगे। ठीक है, तो अभी शायद RK सिंह है, देखना पड़ेगा। देख लीजिएगा कौन है, अजय माथुर थे। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसका 101वां सदस्य नेपाल बन गया है। कौन बन गया है? तो 101वां सदस्य कौन बन गया है? नेपाल है ना 101वां। 100वां सदस्य की बात करेंगे तो कौन है? क्या नाम था 100वां सदस्य? पराग्वे। पराग्वे। ठीक है, तो पराग्वे की बात करें ना। 99 सदस्य की बात करें, स्पेन है। ठीक है, हाँ। ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा संधारणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए गठबंधन सदस्य देशों का एक सहयोगी मंच का भी काम करता है। वर्तमान में इस गठबंधन में सहयोग पत्र पे, ठीक है, 119 देशों ने हस्ताक्षर कर दिया है, लेकिन सदस्य की बात करेंगे ना तो 101 ही है। ठीक है, 119 में सारे के सारे सदस्य नहीं बने हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जबकि 100 देश इसके पूर्ण सदस्य बन चुके हैं। पिछले वर्ष मई स्पेन जो था 99 नंबर का सदस्य था। स्पेन 99, 100वां कौन बना? पराग्वे। तो 100वां सदस्य आपसे पूछा जा सकता है। और 101 नंबर पे आपको ध्यान में रखना है, 101 नंबर पे कौन है तो क्या बताएंगे? हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में बर्ड फ्लू का पहला मानवीय हमला देखा गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो मार्च 2024 में, ठीक है, भारत हमने वहां पर भी पहुंचा दिया है। तो भारत से विक्टोरिया पहुंचा एक बच्चा, ये प्रश्न पहले भी हो चुका है आई थिंक। H5N1 बर्ड फ्लू का ग्रसित पाया गया। ऑस्ट्रेलिया में इस वायरस के ग्रसित होने वाला प्रथम व्यक्ति था। ठीक है, तो बर्ड फ्लू के वायरस को क्या बोलते हैं? H5N1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो H5N1 बोला जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? H5N1 बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो H5N1 इसको बोला जाता है, महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना। ये भारत से एक बच्चा जो था ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, तो वह इस वायरस से ग्रसित पाया गया। ठीक है, अब आते हैं H5N1 के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर बर्ड फ्लू कहते हैं। एवियन का मतलब भी पंछी होता है। ठीक है, बर्ड फ्लू पहली बार 1959 में स्कॉटिश चिकन में पाया गया था। सबसे पहले कहाँ पाया गया था? तो स्कॉटिश चिकन में पाया गया था। ठीक है, ध्यान में रखना, यह वायरस मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है।
प्रभावित तो पंछी को करता है, लेकिन पंछी जो है सर क्या था, इंसान तक, ह्यूमन तक ये फैला देता है। ठीक है, मतलब क्या वो उसके वाहक है, क्या हो उसको वाहक कह सकते हैं पंछी को। ठीक है, पर बीमार पशुओं के संसर्ग में रहने वाले व्यक्ति भी, मतलब जो इनके संपर्क में रहता है, उनको भी इस बीमारी से क्या होते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, हाँ। H5N1 मनुष्य से मनुष्य को संक्रमित नहीं करता। ठीक है, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन ये नहीं फैलता। जो कोरोना वगैरह था ना, ह्यूमन टू ह्यूमन था, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा डेंजरस था। लेकिन इसके साथ अच्छी चीजें क्या है ना, ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं है, तो इसलिए ज्यादा चिंता की विषय इसमें नहीं होती है। ठीक है, आप जानवर से फैलेगा, ठीक है, मतलब पंछी से किसी दूसरे जानवर में गया, उससे आप उसके संपर्क में आओगे तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ऑस्ट्रेलिया में पहला H5N1 का वायरस देखा गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। हम्म, चलिए अब हम लोग चाहेंगे, विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संपादित सुअर के लीवर का प्रत्यारोपण किया गया। ठीक है, तो विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संपादित सुअर के लीवर का क्या किया गया, प्रत्यारोपण किया गया, मतलब ट्रांसप्लांट, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसप्लांटेशन 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 किया गया है। ठीक है, जिसको हिंदी में प्रत्यारोपण बोलते हैं। तो अनुवांशिक रूप से संपादित सुअर के लीवर। ठीक है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में इतिहास में पहली बार आनुवांशिक रूप से संपादित सुअर के लीवर को प्रत्यारोपण लीवर कैंसर से पीड़ित व्यक्ति में किया गया। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति जो था लीवर कैंसर से पीड़ित था, तो उसके लीवर के जगह पे किसका लीवर लगा दिए, तो सुअर का लीवर लगा दिया। ठीक है, चीन के प्रथम संबद्ध अस्पताल, ठीक, अहुई मेडिकल विश्वविद्यालय के डॉक्टरों ने इस महत्वपूर्ण प्रत्यारोपण को सफल किया। ये पशुओं से मनुष्यों का अंग प्रत्यारोपण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ऐसा नहीं है कोई नया चीज है, इससे पहले भी बहुत बार ऐसा बहुत सारी चीजें की गई है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। ठीक है, कुछ दिन तक वो सरवाइव करते, लेकिन कुछ दिन के बाद वो व्यक्ति डेथ कर जाता था। इससे पहले भी बहुत सारे जानवर का जो लीवर हार्ट वगैरह जो था लगाया गया है, लेकिन वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, ध्यान में रखना। तभी हाल फिलहाल में सुअर के लीवर का प्रत्यारोपण किया गया है, कहाँ पे, तो चीन के डॉक्टरों ने किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे H5N1 तो बर्ड फ्लू होता है, लेकिन H5N2 की बात करेंगे तो ये बर्ड फ्लू से पहली मानव की मृत्यु हो गई। कहाँ पे हुई, ये भी एक बर्ड फ्लू का टाइप है। कहाँ पे हो गया इसकी पहली मृत्यु, तो मैक्सिको में। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, H5N2 से पहली मौत की बात करें कहाँ पे हुआ, मैक्सिको में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, तो मैक्सिको में इससे पहली मौत हुई है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने H5N2 बर्ड फ्लू से होने वाली पहली मानव मृत्यु मैक्सिको में दर्ज की है। ठीक है, यह मामला विश्व में H5N2 वायरस का मनुष्य में पाए जाने का पहला उदाहरण है। ठीक है, ध्यान में रखना है, H5N2 स्ट्रेन पहले अमेरिका में पाए जा चुके हैं। बर्ड फ्लू H5N1 से अलग है। ठीक है, डिफरेंट है। H5N2 जैसे वायरस आमतौर पर जानवरों को संक्रमित करते हैं, लेकिन कभी कभी इंसानों में भी फैल सकते हैं। ठीक है, तो H5N1 तो मनुष्य को हो रहा था जानवर के द्वारा, लेकिन ये मुख्यतः जानवर को ही होता है, लेकिन इंसान में भी फैल जाता है। ठीक है, तो H5N2 से पहली मौत कहाँ पे हो गई है, तो क्या बताएंगे, तो पहली मौत की बात करेंगे तो मैक्सिको में। ठीक है, ध्यान में रखना है कहाँ पे हुई पहली मौत, तो पहली मौत इससे मैक्सिको में हुई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कृषि पर CO2 कर लगाना, कार्बन डाइऑक्साइड कर लगाने वाला पहला देश कौन है, बहुत VPI है, नोट कर लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए कहीं पे या फिर अंडरलाइन कर लीजिए, ये आ सकता है। ठीक है, मार्केट। तो कृषि पर CO2 कर लगाने वाला पहला देश कौन बन गया, तो क्या बताएंगे, डेनमार्क। ठीक है, तो कृषि पे CO2 कर लगाने वाला पहला देश की बात करें, डेनमार्क बन गया है। डेनमार्क ने पशुओं से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड पर 2030 से कर लगाने की घोषणा कर दी। ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। ठीक है, तो पशुओं से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड पे टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है, डेनमार्क बन गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कृषि के मतलब केवल खेती बाड़ी नहीं आते, पशुपालन भी कृषि के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, और ये कब से टैक्स लगाएगी ये, तो 2030 से। इससे पहले डेनमार्क ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 70% तक कम करने की कानूनी रूप से बाध्यकारी 2030 के लक्ष्य की बात करेंगे को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, तो अपना 70% जो उसका ग्रीन हाउस गैस जो है उसको कम कर लेगा। ठीक है, तो इसमें भी मदद मिलेगी। थाईलैंड ने जिसको कहते हैं समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता प्राप्त कर दी है। ठीक है,
तो समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता प्राप्त करने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बन गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण पूर्व, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियाई देश पहला कौन बन गया, थाईलैंड बन गया, ठीक है। थाईलैंड के सीनेट ने वैवाहिक समानता बिल को स्वीकृति प्रदान कर दिया। समर्थकों ने इसे एलजीबीटीक्यू अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण बताया। एल का इसमें सबका अलग अलग मतलब होता है, जी मिस गे होता है, बी का और कुछ होता है, टी का कुछ और होता है, सबका अलग अलग इसका मीनिंग है, मुझे एक्चुअली में याद नहीं है, लेकिन सबका अलग अलग है, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला देश जो बना है थाईलैंड बन गया, ठीक है। अब देखेंगे ताइवान की बात करेंगे तो 2019 में, नेपाल की बात करें 2023 में करने वाला ऐसा देश है, ये एशियन कंट्री है और थाईलैंड एशिया का तीसरा देश बन गया, ठीक है। हमारे यहाँ एलजीबीटीक्यू के लिए क्या है, वो साथ में तो रह सकते हैं बट वो विवाह नहीं कर सकते हैं और बच्चे को गोद भी नहीं ले सकते, समझ रहे हैं ना। मतलब अगर वो साथ में रहना चाहा तो वो डेट्स नॉट इलीगल, वो रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विवाह नहीं कर सकते हैं और बच्चे को गोद भी नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ताइवान की बात करेंगे, नेपाल की बात करेंगे, थाईलैंड की भी बात करेंगे तो वो, ठीक है, विवाह कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। समझ गए ना। भारत के संदर्भ में क्या है, इसके लिए एक फैसला भी बहुत साल पहले आया था, आर्टिकल कौन सा था, धारा 377 आई थिंक। नवतेज सिंह जौहर। हाँ। हम्म। और अभी तो अब शादी देख, वाला केस हुआ था ना, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मना कर दिया ना, तो शादी नहीं कर हाँ सकते ना। हाँ हाँ, वही मतलब मना कर दिया, लेकिन केस गया था। लिविंग में रह सकते हो, शादी नहीं कर सकते। चलिए, अब बात करें, हंगरी में बना विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है। तो हंगरी की बात करेंगे तो वहां पे विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल बन गया है। विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल जिसका नाम ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी है, हंगरी के, ठीक है, साटोर लाजा साटोर लाजा उजेली में बनाया गया, ठीक है। इसका नाम याद रखिए, क्या नाम है, ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी, ठीक है, महत्वपूर्ण है। तो हंगरी में विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल बन गया है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका नाम क्या रखा गया है, तो क्या बताएंगे, क्या रखा ब्रिज गया है, ऑफ नेशनल बिल्कुल, यूनिटी। ठीक है। हाँ, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। 700 मीटर लंबा ये सस्पेंशन पुल है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 700 मीटर है, काफी लंबी है। 700 मीटर लंबी सस्पेंशन पुल 4 पहाड़ी तथा वार पहाड़ी के बीच बनाया गया है। यह पुल पर्यटकों को आकर्षक दृश्य तथा शहर एवं पहाड़ों के प्रति एक नया परिप्रेक्ष्य भी प्रदान करेगा, ठीक है। तो इसकी लंबाई याद रखिए 700 मीटर है और इसका नाम क्या है, तो ध्यान में रखिएगा, क्या नाम है इसका, ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी, ठीक है, ध्यान में रखना है। हाँ, चिली में बनी विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला, ठीक है। तो चिली में विश्व की सबसे ऊंची क्या बन गई, वेधशाला बन गई, इसको आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल, ठीक है। तो टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का निर्माण किया है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का क्या किया, निर्माण किया, इसको आपको ध्यान में रखना है। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली के एंटोफेगास्टा क्षेत्र में आटाकामा वेधशाला का निर्माण किया, ठीक है। आटाकामा आप लोग जानते हैं ना, एक मरुस्थल है, ठीक है, ठीक है। कैसा मरुस्थल है, तो ध्यान में, कोल्ड मरुस्थल है, ठीक है। कैसा है, कोल्ड मरुस्थल है आटाकामा, जो कि चिली में पड़ता है, ठीक है। तो चिली में विश्व की सबसे बड़ी मतलब क्या बनी है, ऊंची वेधशाला बनी है, ठीक है, ध्यान में रखें। कहाँ पे बना है, तो आटाकामा मरुस्थल वाला क्षेत्र में ही बना है, ठीक है। जगह का नाम क्या, एंडोफेगास्टा क्षेत्र में आटाकामा वेधशाला का निर्माण किया गया। यह ब्रह्मांड की मौलिक प्रकृति के अध्ययन पे ध्यान केंद्रित होगा। मदद कौन कर रहा था, आई थिंक जापान था क्या इसमें हेल्प कर रहा था, चीन को, चिली को। हाँ हाँ, जापानी का तो यूनिवर्सिटी है, टोक्यो। यूनिवर्सिटी है। हाँ, ठीक है, हाँ हाँ, टोक्यो, अच्छा टोक्यो ही तो लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, जापान ही इसमें मदद कर रहा था, ठीक है, मदद कर किया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और सबसे ऊंची वेधशाला की बात करेंगे तो चिली में बना है, ठीक है। बैंक ऑफ इंग्लैंड का नया नोट जारी कर दिया गया है, ठीक है। इसमें कौन है, प्रिंस चार्ल्स स्टड होगा, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रानी एलिजाबेथ की तस्वीर वाले पुराने बैंक नोट के स्थान पे किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर वाले नए बैंक नोट जारी करने का निर्णय लिया, ठीक है। इसमें नए राजा की बात करेंगे तो क्या नाम है इसका, चार्ल्स द थर्ड है। जनता 300 पाउंड की सीमा पर तक अपने पुराने नोटों को नए नोटों से 30 जून 2024 तक बदल सकती है, ठीक है।
मतलब 300 पाउंड की जो सीमा जो है उसको बदल सकती है, ठीक है। 75 वर्षीय ब्रिटिश राजा की तस्वीर सभी चार बैंक नोट 5, 10, 20, 50 के नोट की वर्तमान डिजाइनों पर होगी। इसके मतलब वहां पे 5 का नोट है, 10 का है, 20 का है, 50 का नोट है, नहीं। इसके अलावा अन्य कोई परिवर्तन डिजाइन में नहीं किया जाएगा। रानी एलिजाबेथ द्वितीय की तस्वीर वाले पॉलीमर बैंक नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे, नए नोटों के साथ चलन में रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं से नोट बंद हो रहा है, ठीक है। मतलब जिनको शौक से अगर बदलवाना है तो 300 पाउंड तक जाके आप बदलवा लो, लेकिन ऐसा नहीं है सो नोट बंद हो रहा है, वो चलेगा और लीगल टेंडर है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको भी वैध है और नया नोट भी उसके साथ साथ चलेगा, ठीक है। हालांकि कोशिश ये रहेगी कि जब वहां का जब सेंट्रल बैंक के पास जो नोट जाए तो उसके बाद वहां से वो बाहर ना आए, ठीक है। लेकिन फिलहाल वो चलन में रहेगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। समझ गए? तो क्या नाम है ब्रिटेन के नए महाराज का? नाम क्या है? संस्कृति चार्ल्स द थर्ड, ठीक है, बिल्कुल इसका ध्यान में रखना है। राजशाही कोलकाता क्रॉस बॉर्डर ट्रेन पुनः प्रभाव हो मतलब शुरू होगा, ठीक है। तो राजशाही कोलकाता की बात करेंगे, इंग्लिश में क्या लिखा है वैसे राजशाही कोलकाता को? इस ट्रेन का इंग्लिश राजशाही नाम क्या है? कोलकाता वही लिखा है, राजशाही कोलकाता क्रॉस बॉर्डर ट्रेन। अच्छा, वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर से मतलब प्रारंभ होगा। राजशाही कोलकाता क्रॉस बॉर्डर ट्रेन सेवा 77 वर्षों के पश्चात पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर ट्रेन सेवा 77 वर्षों के बाद राजशाही जो कि बांग्लादेश में पड़ता है तथा कोलकाता भारत के बाद पुनः मतलब क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, ठीक है। और भारत और कोलकाता के बीच में, सॉरी, भारत और बांग्लादेश के बीच में ये चौथी अंतर्राष्ट्रीय रेल सेवा होगी। इससे पहले कौन कौन सा है? तो कोलकाता ढाका चलती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मैत्री एक्सप्रेस है, कोलकाता खुलना है, ठीक है। बंधन एक्सप्रेस है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बंधन एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी तथा ढाका के बीच में मिताली एक्सप्रेस चलती है, ठीक है। तो मिताली एक्सप्रेस, ठीक है, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और ये राजशाही वाला, ठीक है। सब आपको ध्यान में रखना है, सबकी किसके साथ चलती है, किसके साथ चलती है, ठीक है। तो बांग्लादेश के बांग्लादेश के साथ। साथ। पाकिस्तान के साथ भी हमारा एक चलता है, उसका समझौता नाम है समझौता रावलपिंडी एक्सप्रेस। अब नहीं ना चलता समझौता एक्सप्रेस, रावलपिंडी ठीक भी है। चल जाता है। अब नहीं रावलपिंडी एक्सप्रेस कब चला पाकिस्तान के साथ? अरे वो शोएब अख्तर को बोलते हैं। समझौता एक्सप्रेस चलता। रावलपिंडी एक्सप्रेस वो गाड़ी का नाम नहीं है, वो शोएब अख्तर को बोलते हैं, ट्रेन नहीं है वो। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है, ट्रेन का नाम नहीं है, ठीक है। और ये समझौता एक्सप्रेस चलती है, ठीक है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स, ठीक है, इसको आतंकी संगठन, जिसको आईआरजीसी की बात करेंगे, इसको आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो कनाडा ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को, ठीक है, आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। कनाडा के अनुसार अब ईरान के सशस्त्र बल की यह शाखा द इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एक आतंकवादी संगठन है, ठीक है। पूर्व में अमेरिका आईआरजीसी को 2019 में आतंकवादी संगठन घोषित किया था। कनाडा की घोषणा के उपरांत आईआरजीसी सदस्यों तथा ईरान सरकार के सैकड़ों वरीय अधिकारियों का कनाडा में प्रवेश निषिद्ध हो गया, ठीक है। तो ऑलरेडी आईआरजीसी की बात करेंगे तो वहां की गार्ड है, ठीक है, ध्यान में रखना। इसको आतंकवादी संगठन अमेरिका के द्वारा पहले ही घोषित किया जा चुका है 2019 में। अब जाके कनाडा के द्वारा भी इसको क्या किया गया है, तो आतंकवादी संगठन इसको घोषित कर दिया गया है। इसको आपको ध्यान में रखना। आर्मेनिया द्वारा फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दे दी गई, ठीक है। तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में हमेशा मतभेद था, पता ही आपको है ना। तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में किस चीज को लेकर मतभेद है, कौन से क्षेत्र को लेकर? नगोर्नो काराबाख। नगोर्नो काराबाख, ठीक है। तभी आर्मेनिया ने क्या किया, फिलिस्तीन को, ठीक है, कि राज्य के रूप में मान्यता दे दी है, मतलब उसने अनुसार उसने उसको देश मान लिया। फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाले देशों में आर्मेनिया के अलावा, ठीक है, स्लोवेनिया, स्पेन, आयरलैंड एवं नॉर्वे भी शामिल है, ठीक है। वर्ष 2023 में मैक्सिको ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दे दी। मैक्सिको ने मान्यता इसलिए दे दी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा अमेरिका के साथ इनका हमेशा मतभेद चलते रहता है, ठीक है। बहुत पहले की कहानी है। यहाँ पे मैक्सिको के एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, नाम क्या था उसका यार, भूल रहा हूँ मैं। हाल फिलहाल में इसकी ट्रम्प के रीजन में इनकी मृत्यु हुई है। वो बड़े नेता वहाँ थे के मैक्सिको के। वो वहाँ के नहीं बहुत थे, बड़े वो नेता हुआ, मतलब ठीक है। क्यूबा के थे क्या? क्यूबा वाले क्या बोल?
वो क्यूबा फिडेल का तो था कास्ट्रो। ही, मैक्सिको का भी एक बहुत बड़ा था। फिदल कास्ट्रो तो था ही, तो क्यूबा का है, ठीक है। मैक्सिको की बात कर रहा हूँ, गूगल करके देखिए, इसकी मृत्यु हुई है हाल फिलहाल में, 17-18 के आसपास मृत्यु हुई है। Please, उसने गेस किया था, ठीक है, मतलब अमेरिका की बर्बादी मेरे जीवन में रहते हुए होगा, ठीक है। चलिए, भारत ने 1900 जिस साल ट्रंप राष्ट्रपति बना था ना, उसी साल उसकी डेथ हुई थी। भारत ने 1988 में फिलिस्तीन को, ठीक है, राज्य के रूप में मान्यता देने वाले पहले नेता, पहले देशों में शामिल थे। फिलिस्तीन का एक नेता था, ठीक है, जिसको इसको नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया गया था। यासिर उसने अरफात। फिलिस्तीन और क्या नाम है इसका, इसराइल के बीच समझौता इजरायल हुआ के था। बीच समझौता कराने के लिए बहुत कोशिश की थी, ठीक है। इंदिरा गांधी ना भाई कह के उसको बुलाई थी, इंदिरा गांधी, और उनसे बड़ा अच्छा था, यासिर अराफात नाम था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। हालांकि उनके बाद फिलिस्तीन में कोई ऐसा नेता ही नहीं मतलब निकला जो कि मतलब दोनों के बीच में संधि कराने के सोच सकता है, ठीक है। मतलब फिलिस्तीन वालों का कहना है कि भाई साहब इजराइल को कभी स्वीकार नहीं सकते, ठीक है, मतलब उनको नक्शे से मिटा देना है, और मुकाबला कर नहीं पा रहे हैं, जिसके रीजन से क्या हो रहा है, ये सारी दिक्कतें हो रही है। बीच के रास्ता निकालने के लिए यासिर अराफात ने बहुत कोशिश किया था, लेकिन बाद में फिर उनका भी वही हाल हुआ। इनको भी मतलब ना फिलिस्तीन विरोधी साबित कर दिया गया, और उसी समय हमास का भी गठन होता है इन्हीं के रीजन में, ठीक है। इनको नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है यासिर अराफात को। आप देखेंगे ताजिकिस्तान ने हिजाब पे प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। ताजिकिस्तान की बात करेंगे तो ताजिकिस्तान की सरकार ने हिजाब एवं अन्य विदेशी वस्त्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। ताजिकिस्तान के अलावा एक हाल फिलहाल में एक यूरोपियन देश और भी था जिसने हिजाब के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। देश का नाम बताएंगे? यूरोपियन कंट्री Iran, है वो। France, France फ्रांस, का शायद, ठीक है। फ्रांस ने हिजाब के फ्रांस में ऊपर तो बहुत प्रतिबंध पहले लगाया से था। ही नहीं है ना। हम्म। फ्रांस में तो बहुत पहले से ही नहीं है। हाँ, तो मैंने भी तो बोला अभी कुछ दिन पहले ही लगाया, ऐसा नहीं कि माइक आप पे कितना ही को करता है, ठीक है। ताजिकिस्तान सरकार ने हिजाब एवं अन्य विदेशी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कानून का उल्लंघन करने की स्थिति में भारी अर्थदंड मतलब फाइन करना पड़ेगा। आप देखें क्या क्या फाइन है। अगर कोई व्यक्तिगत व्यक्ति अगर होंगे तो उनको 7,920 सोमनिस तक फाइन लगेगी, ठीक है। आप सोमनिस करेंसी क्या होता है, वहां का करेंसी होगी सोमनिस, ठीक है। अगर कोई कंपनी अगर करती है ऐसा तो उनको 39,500। कोई सरकारी अधिकारी अगर होंगे ना, ठीक है, तो 54,000 रुपया। सबसे ज्यादा जो गाज जो गिरे धार्मिक नेता पे, क्योंकि लोग इनको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा खिलाफ तो ये होंगे हिजाब पे प्रतिबंध लगा, तो इनके ऊपर 57,600 रुपया तक, मैं रुपया कह रहा हूँ, वहां का जो करेंसी सोमोनिस, इतनी फाइन देनी पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं ताजिकिस्तान के थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले एक इस्लामिक देश है, ठीक है। यहाँ पे 96% मुस्लिम आबादी वाले ताजिकिस्तान के आधिकारिक तौर पर महिलाओं के लिए हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया और इसे विदेशी परिधान कहा है। हिजाब को विदेशी परिधान कहा है, वाह क्या बात है। हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाले अन्य देशों में ट्यूनीसिया, कोसोवो, अजरबैजान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान। इसमें से भारत किसको देश नहीं मानता है? इसमें से एक को हम लोग देश कोसोवो। की मान्यता नहीं दे रहे। हाँ, कोसोवो। ठीक है। कोसोवो को हमने अभी तक एज ए नेशन का मान्यता नहीं दिया है, ठीक है। अगर कोसोवो को हम लोग देश की मान्यता दे देते हैं ना, तो कश्मीर के ऊपर जो हमारा जो अपना जो स्ट्रॉन्ग जो है ना, वो कमजोर होता है, ठीक है। इसलिए कोसोवो को हम लोगों ने देश की मान्यता नहीं दिया है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है भाई। ताजिकिस्तान ने, ताजिकिस्तान यूएसएसआर जब टूटा था ना, तो उसका ही हिस्सा था ताजिकिस्तान में, ठीक है। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान सब उसी का हिस्सा था। G7 द्वारा अपुलिया फूड सिस्टम इनिशिएटिव को अनुमोदन दिया गया। कौन सा? अपुलिया फूड सिस्टम इनिशिएटिव को अनुमोदन दिया गया G7 के द्वारा। तो G7 की बैठक में सदस्य राष्ट्रों ने राष्ट्राध्यक्ष द्वारा मतलब अपुलिया फूड सिस्टम इनिशिएटिव को अनुमोदित किया गया। क्या है अपुलिया फूड सिस्टम, इसको समझते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के उपरांत विश्व में उत्पन्न खाद्य समस्या को ध्यान में रखते हुए वैश्विक कुपोषण के विरुद्ध एक खाद्य सुरक्षा पहल रखी गई, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया है? अपुलिया फूड सिस्टम। अब देखिए, रसिया और यूक्रेन के बीच में संबंध खराब या फिर लड़ाई चल रही थी, विश्व व्यवस्था इससे किस प्रकार प्रभावित हो रही है। तो यूक्रेन को ना वो कहते हैं ना बास्केट ऑफ व्हीट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना गेहूं का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पे होता है, ठीक है। और यूक्रेन वगैरह का ये सब क्षेत्र ना वाइल के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि सूर्यमुखी वगैरह का बहुत अच्छा खेती होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज जो है से काफी अधिक प्रभावित हो रहा है, स्पेशली व्हीट बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है, ठीक है। इसलिए देखेंगे बहुत जगह पे आटा की कीमत भी बढ़ रही है, थोड़ा सा मतलब ना
दिक्कतें भी उत्पन्न हो गई। तो इसी को ध्यान में G7 ने रखते हुए एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया, उसका नाम क्या रखा गया है? हाँ ठीक है, अपुलिया ध्यान रखेंगे। G7 में। AFSI, ठीक है, अपुलिया फूड सिस्टम इनिशिएटिव। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको? AFSI। ऐसे प्रश्न बीपीएससी पूछती है, ठीक है, ऐसे प्रश्न अपुलिया एफएक्यू से एक प्रश्न शहर पूछ है सकता इटली है। का। हाँ, अपुलिया शहर का भी नाम है, बिल्कुल ठीक है, इटली का। अपुलिया। हाँ। अब यहाँ पे देखेंगे, इसका लक्ष्य खाद्य सुरक्षा में पोषण के प्रति संज्ञानात्मक बाधाओं को समाप्त करना है। इस पहल से कम आय वाले देशों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अफ्रीका की खाद्य सुरक्षा परियोजनाओं को समर्थन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना। खत्म होगा आज? क्या बहुत है क्या? बोलेंगे तो खत्म कर देंगे, नहीं तो छोड़ता हूँ, 2 पेज कल पढ़ा दूंगा। प्लीज खत्म कर दीजिए।